राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में भाजपा के बूथ अध्यक्षों को किया संबोधित। कहा, कोविड महामारी में भाजपा जरूरतमंदों की मदद के में कर रही है सबसे आगे, जबकि विपक्षी दलों का नहीं रहा कोई योगदान। पुलिस बलों की अटूट कर्तव्य निष्ठा और अतुल्य पराक्रम का प्रतीक पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है। आज पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगाया पुलिस कलर। और 25 नवंबर को जेवर में गौतम बुद्ध नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रखेंगे आधारशिला। यह हवाई अड्डा भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। आज रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज रक्षा अलंकरण समारोह 2021 के सैन्य पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने शहीद कर्नल बीकू माला संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया। सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और शहीद नायक सूबेदार नुदुराम सोरेन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आयोजन में शहीद हवलदार के पलानी, शहीद नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। गोरखपुर में कल बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। ये वही प्रदेश है जहां माफियाओं और दंगाइयों का वर्चस्व रहता था, लेकिन गुंडे आज गुंडाई भूल गए हैं, माफिया प्रदेश छोड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ दुनिया में भारत को एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश प्रदेश की जनता के हकों पर डकैती डालने वाले जिन्नावादी सोच वाले खड़े दिखाई देंगे। कोविड महामारी में विपक्षी दलों का कोई पता नहीं था, वहीं केंद्र प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों की सेवा भाव से मदद कर रही थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद करने में सबसे आगे रहे। सदी के सबसे बड़ी महामारी में आपने देखा होगा, न कांग्रेस का पता था, न सपा का पता था, न बसपा का पता था। ये सभी पार्टियां, सभी नेता अपने अपने घरों में होम आइसोलेशन में थे। लेकिन भाइयों बहनों, या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार की मशीनरी काम कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था सेवा ही संगठन, और सेवा ही संगठन के मंत्र दाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के साथ कल वनटांगिया गांव की 5 बस्तियों से आए लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वनटांगिया गांव में हर परिवार के पास पक्का मकान है, बिजली और राशन की सुविधाएं मिल रही हैं। मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यही बता रहा था कि 2017 के पहले इन लोगों को अपना प्रधान भी चुनने का अधिकार नहीं था। 2017 के पहले इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, न बिजली, न पानी, न स्कूल, न स्वास्थ्य, न राशन, न किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। ये जितने मकान हैं सब कच्चे मकान थे। कच्चे मकान में भी फूस की झोपड़ी, फूस की सब कुछ था। और 17 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज यहां पर हर परिवार के पास अपना पक्का मकान है, बिजली है, हर एक को राशन मिल रहा है, हर एक को जमीन का पट्टा मिल गया है, हर एक के जीवन में शासन की सभी योजनाओं का, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, जमीन का पट्टा है तो किसान सम्मान निधि का लाभ, राशन की सुविधा का लाभ, मकान का लाभ, शौचालय का लाभ, हर प्रकार की सुविधा, पानी है, सब कुछ उनको प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य की सुविधा, स्कूल की सुविधा, ये सब कुछ उपलब्ध यहां पर होने लग गई है। और ये
आजादी का सही मायने यही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कल जेपी नड्डा गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने बूथ प्रमुखों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद जेपी नड्डा ने वनटागिया परिवारों से भी मुलाकात की। जेपी नड्डा ने आज कानपुर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने किदवई नगर स्थित बाबा नामदेव गुरुद्वारे में मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने जूही साकेत नगर में कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और भाजपा के 7 जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। 2 दिन के राज्य के दौरे के पहले दिन नड्डा गोरखपुर में थे। जेपी नड्डा गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए बूथ प्रमुखों के सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन में जेपी नड्डा ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। जेपी नड्डा ने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि जब सरकार ने टीकाकरण अभियान शुरू किया तब यहाँ के नेता कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, लेकिन अब वो किसकी वैक्सीन लगाकर घूम रहे हैं। मित्रों, ये क्या राजनीति है? ऐसे लोग जो देश के साथ रण करने का काम करते हैं, उनको अगर सबक सिखाने का मौका आता है तो चुनाव का मौका आता है। जनता का आह्वान कीजिए कि कमल के बटन पर अंगुली दबा करके नए भारत के निर्माण में योगी जी के साथ और मोदी जी का साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए हम काम में जुटे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को समर्थ और सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाली भाजपा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले जिन्ना समर्थक मौजूद हैं। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा? कारण साफ है, एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष वनटांगिया परिवारों से बातचीत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में भी बीजेपी अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ दोनों ने विपक्षी दलों पर जमकर हमले किए। एक तरफ जब आपने जंगल लगा दिए और जंगल फल फूल गए तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने आपको निकालने का काम शुरू किया। ये जब आप एक समय में महाराजगंज पैदल आंदोलन के रूप में धरना देने के लिए जा रहे थे, तब आपको उस समय योगी जी ने आपकी खैर ली, आपके बारे में खबर ली, चिंता व्यक्त की, मदद की और तब से आपकी कहानी सही दिशा में चल पड़ी। 2017 के पहले इन लोगों को अपना प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं था, इनको किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, और 17 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज यहां पर हर परिवार के पास अपना पक्का मकान है, बिजली है, हर एक को राशन मिल रहा है, हर एक को जमीन का पट्टा मिल गया है। जेपी नड्डा मंगलवार को कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पुलिस बलों की अटूट कर्तव्य निष्ठा, आदम साहस और अतुल्य पराक्रम का प्रतीक पुलिस झंडा दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज लखनऊ में उनके आवास पर पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने पुलिस कलर यानी झंडा लगाया। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की समर्पित, सक्रिय और संवेदनशील कार्यशैली पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों का कर्मठ, अनुशासित एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठावान व्यवहार उत्तम पुलिसिंग के लिए एक मानक है। और
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन दिए जाने पर टीका लगवाने वाले सभी नागरिकों और हेल्थ वर्कर्स को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य में कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में टीकाकरण का कार्य तेजी से संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सबको मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने में हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स सहित टीकाकरण अभियान में योगदान करने वाले सभी लोगों के प्रयास अभिनंदनीय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लक्षित आयु वर्ग के जिन लोगों ने अभी तक टीके की खुराक नहीं ली है, उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,579 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.32% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,13,584 रह गई है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 117 करोड़ 63 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 71 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में बनने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जो लोगों को काफी सुविधा प्रदान करेगा। यह हवाई अड्डा उत्तर भारत के लॉजिस्टिक गेटवे होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हवाई अड्डा बनने से व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट के पहले चरण का विकास कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रज्वलित की गई स्वर्णिम विजय मशाल के इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने यह मशाल कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को सौंपी। इस मशाल को कुलपति ने विजयनगरम हॉल के सामने स्थापित किया। इस अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं और सेना के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि 1971 का युद्ध भारतीय सेना के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व सैन्य इतिहास में एक खास स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम विजय मशाल से छात्र छात्राओं में देश प्रेम की भावना जागृत हुई है। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने कहा कि इस मशाल के माध्यम से आज की पीढ़ी में देशभक्ति और देश प्रेम जागृत हो रहा है और सभी इस मशाल यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में मिलिट्री बैंड द्वारा देशभक्ति की धुनें बजाई गई। भेजी थी और ये सारे देश में गई है, कोने कोने में गई है और इसका लक्ष्य है कि हम लोगों के बीच में देश प्रेम को जगाना और ये समझना सबको कि कितनी मुश्किल से आज़ादी आई है और उसको हम लोगों को कीमती समझकर अपने पास रखना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये जो स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 इंडो पाक वॉर का जो हम मना रहे हैं, इसको सिंबलाइज करते हुए जो स्वर्णिम विजय वर्ष की जो विजय ज्योति जो आज प्रयागराज में आई है, ऐसे ही 3 और ज्योतियाँ अमर जवान ज्योति से पिछले साल 16 दिसंबर को निकले। वो देश के हर कोने कोने पर जाएंगे और इस साल 16 दिसंबर को फिर अमर जवान ज्योति में एकत्रित होंगे। जो ये मशाल जो प्रयागराज में आज आए हैं, इसका मेन मुद्दा यही है कि 1971 में जो ऐतिहासिक और शानदार जीत भारत को जो प्राप्त हुआ, उस जीत का संदेश वो किस तरीके से प्राप्त हुआ, किस तरीके से पूरी देश एकत्रित होकर लड़ने पर जो विक्ट्री प्राप्त हुआ, उसके बारे में जो नई पीढ़ी को बताना है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं ये संदेश। गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन, उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगी गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। क्या बोले यूपी, देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी उत्तर प्रदेश पर।
मुजफ्फरनगर में सांसद खेल स्पर्धा के अंतिम चरण में स्तरीय खेलों का जिले में 25 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने खिलाड़ियों के साथ मार्च पास्ट किया और सलामी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हमें अपने ग्रामीण खेलों में युवाओं की रुचि बढ़ानी है। इस तरह के प्रयास से ग्रामीण अंचल में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। करीब 8,000 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया सांसद खेल स्पर्धा में। उन 8,000 खिलाड़ियों में से 750 खिलाड़ी जो चुनकर आए हैं उनका आज और कल फाइनल है। और एक तरह से कह सकते हैं गांव के स्तर से हमने प्रयास किया है कि जो खेल से जुड़ी हुई प्रतिभाएं हैं वो सामने आ सके। कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स जो गांव के स्तर से जुड़े हुए खेल हैं उनमें प्रयास है। हर साल हम इस स्पर्धा कराएंगे। कल अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री इसका समापन करेंगे और प्रयास रहेगा जो बेस्ट खिलाड़ी जीतते हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पर भिजवाया जाएगा साइकिल सेक्टर में। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सोमवार को छतनाग गंगा घाट में आयोजित सरस्वती आश्रम एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन और एडवांस प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा काफी कारगर होती है। डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि निश्चित रूप से एक्यूप्रेशर प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर आधारित है, जिसे हम नेचुरोपैथिक चिकित्सा कहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक्यूप्रेशर प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर, नेचुरोपैथी जिसको हम लोग नेचुरोपैथी पर आधारित थी, प्राकृतिक चिकित्सा हो या आयुर्वेदिक चिकित्सा हो या हमारा एक्यूप्रेशर के माध्यम से जो चिकित्सीय पद्धति है अद्भुत है। उसकी तुलना किसी अन्य चिकित्सा पद्धति से नहीं की जा सकती है। और मैं आज यहाँ आकर के मुझको इतनी आनंद की अनुभूति हुई है कि करोड़ों करोड़ लोग बिना किसी खर्चे के अपने अंदर की ऊर्जा से ही अपने को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी अनुभूति आज यहाँ पर आकर के मुझको हुई है। निश्चित रूप से इसके लिए हम भारत सरकार के आयुर्वेद के आयुष मंत्री जो हमारे हैं आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा। और जैसा कि हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। और इस पद्धति को लेकर के हम लोग जितना इसका विस्तार कर पाएँ उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी पद्धति के माध्यम से हम अपने को निरोगी रख सकते हैं और अगर कोई रोग आ गया है तो उसको हम दूर कर सकते हैं। फतेहपुर में बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना से जनमानस लाभान्वित हो रहा है। फरीदपुर निवासी दिव्यांग रमा ने इस रोजगार प्रोत्साहन योजना से लाभ उठाकर अपनी दुकान खोली है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद से पारिवारिक आय प्रभावित हुई थी। योजना की जानकारी उन्हें ब्लॉक जाकर मिली। इसके तहत उन्होंने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन भी लिया। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि जनपद फतेहपुर में 22 अनुसूचित जाति के लोग और 27 सामान्य जाति के लोगों को लाभान्वित किया गया है। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अनुदान 70,000 रुपए और सामान्य वर्ग को 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अधिकारियों से बात की, पूछा तो मुझे पता चला, तो मैंने आगे कदम बढ़ाया, कोशिश की कि शायद मुझे भी मिल सके। इसलिए मैंने वहाँ से फॉर्म लेके भरा, अप्लाई किया और मेरा भी काम हुआ। मतलब मुझे पैसा मिले 2 लाख रुपए, उसमें से 70,000 रुपये छूट मिला और 1,30,000 मुझे भरना है। तो पैसा मिलने के बाद मैंने छोटा सा दुकान खोला है और पहले कुछ हालत ठीक नहीं थी, अब बहुत अच्छी है। उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है कि मतलब दिन में 1,000-1,500 रुपए आते हैं। पहले से तो बेटर है बहुत। जनपद फतेहपुर में बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है, इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसमें 22 अनुसूचित जाति से लोग और 27 सामान्य जाति से लोगों को अभी तक लाभान्वित किया गया। ये जो योजना है, ये योजना इसलिए है कि जो समाज का अंतिम तबके का व्यक्ति है वो अपना रोजगार कर सके और रोजगार करके वो जो हमारा मुख्य धारा है उससे जुड़ सके। इसके लिए जो अनुदान धनराशि निश्चित की गई है वो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 50,000 रुपये
और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 70,000 रुपये। तो इस तरीके से ये उनके लिए अनुदान धनराशि है। इसके अतिरिक्त वो बैंक से लोन प्राप्त करते हुए अपने लिए जो भी रोजगार सृजित कर सकते हैं और वो मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। फिरोजाबाद में पद्म भूषण साहित्यकार एवं पत्रकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का साहित्यिक अवदान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बनारसी दास चतुर्वेदी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी 12 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे और उन्होंने शहीदों की स्मृति में साहित्य प्रकाशन कार्य किए। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा 1973 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जो दादाजी का ये जन्म स्थल रहा है, दादाजी को अगर यहाँ से लोग भूल गए तब तो दादाजी कहाँ रहेंगे। और दादाजी ने केवल भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो मुझे लगता है कि उनका जो योगदान है, उनका जो साहित्य है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जाने, उनको समझे, उनको पढ़े। भारत सरकार जहाँ भाषा के संवर्धन के लिए नित्य नवीन कार्यक्रमों की आयोजन कर रही है, उसमें जो शलाका पुरुष हैं, पत्रकारिता जगत के जो स्तंभ हैं, उनको आज यहाँ इस पुण्य भूमि में हम लोगों को आने का और उनको स्मरण करने का और प्रवासी साहित्य का जो वास्तविक और सबसे प्राचीनतम स्वरूप है, उसको यदि दिग्दर्शन और निदर्शन करने का काम यहाँ पर आप देखें तो वास्तविकता में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने ही उस पर ठीक ठाक और पहला काम शुरू किया। हिंदुस्तानी अकेडमी ने एक कार्यक्रम बनाया अपने शताब्दी वर्ष में कि जो रचनाकार हुए हैं पूरे प्रदेश में, उनके दरवाजे पर, उनकी जन्मभूमि पर हम जाएंगे, उनके साहित्य को वहाँ के लोगों को परिचित कराएंगे, क्योंकि वो लोग भूल गए हैं उनके साहित्य। अलीगढ़ में पटरी दुकानदार पीएम स्वनिधि योजना से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। दुकानदार अब डिजिटल लेन देन से भी लाभ उठा रहे हैं। नगर निगम और जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा नए स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा जा रहा है। शिविरों के माध्यम से लोगों का पंजीकरण, ऋण स्वीकृति और अन्य योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। योजना के तहत 10,000 का ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। समय पर भुगतान करने पर 7% की सब्सिडी भी मिलती है। नगर आयुक्त ने बताया कि 16,000 लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। मैं मोमोज की ढकेल लगाता हूं। कोरोना की वजह से मेरा काम बंद हो गया था। मैंने मोदी योजना से लोन लिया 10,000 रुपये, उससे मेरा काम अच्छी तरीके से चल रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना चलाई गई है, स्वनिधि योजना, उससे जो है मुझे 10,000 का लोन प्राप्त हुआ था। कोरोना में जो है मेरा बिजनेस डाउन हो गया था। प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है उससे मुझे बहुत लाभ मिला है। 10,000 रुपये भी प्राप्त हुए हैं और मेरा जो है अब डिजिटल लेन देन भी चालू हो गया है। डिजिटल लेन देन की मैंने ट्रेनिंग भी ली थी और उससे पता है डिजिटल लेन देन से एक फ़ायदा है, जैसे कि हमारा जो है समय बचता है, बैंक नहीं जाना पड़ता। अगर किस्त कटनी होती है मेरी, किस्त भी टाइम पे कट जाती है, उसमें भी समय बचता रहता है। और डिजिटल लेन देन के कई फ़ायदे हैं। पेमेंट लेता हूँ तो कैशबैक भी मिलता है मुझे और मेरा धंधा सही चल रहा है। मेरा नाम सुनील है, मैं मोमोज की ढकेल लगाता हूँ। कोरोना में मेरा काम धंधा बंद हो गया था, इसलिए मैं नगर निगम से मोदी जी की तरफ से 10,000 रुपये का लोन लिया था और डिजिटल लेन देन कर रहा हूँ मैं अब, जिससे मुझे फ़ायदा होता है। मेरी किस्तें आराम से पहुँच जाती हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएम स्वनिधि योजना एक महत्वाकांक्षी स्कीम है और उनकी टॉप प्रायोरिटी प्रोग्राम्स में से है। इसी के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में करीब 16,000 व्यक्तियों को आज तक इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इसके चलते 2011 सेंसस के हिसाब से जो 10 लाख से कम आबादी के जनपद हैं, उसमें अलीगढ़ की अग्रणी स्थान भी है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, चूँकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है इस परियोजना का, तो करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों को 155 ट्रेनिंग के माध्यम से डिजिटल
ट्रेनिंग का डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ऑनबोर्ड किया गया है और लगातार अमृत ये उसमें से ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं। प्रयागराज जिले में हर घर को नल हर घर जल योजना से गांव में पाइपलाइन के जरिए पानी सप्लाई का काम शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल योजना के तहत ग्राम पंचायतों में पानी सप्लाई के लिए मेन लाइन बिछाई जा रही हैं। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा गाँव में वाटर सप्लाई शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने बताया कि यह योजना सरकार की बहुत ही सराहनीय है। इससे हम ग्रामीणों को स्वच्छ जल पीने को मिल रहा है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में भाजपा के बूथ अध्यक्षों को किया संबोधित। कहा, कोविड महामारी में भाजपा जरूरतमंदों की मदद करने में रही सबसे आगे, जबकि विपक्षी दलों का नहीं रहा कोई योगदान। पुलिस बलों की अटूट कर्तव्य निष्ठा और अतुल्य पराक्रम का प्रतीक पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है। आज पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगाया पुलिस कलर। और 25 नवंबर को जेवर गौतम बुद्ध नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रखेंगे आधारशिला। ये हवाई अड्डा भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।